हाँ, तो सभी बच्चे आ चुके हैं अपनी क्लास में? यस। बहुत अच्छी बात। देखिए सभी बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। बेसिक शिक्षा प्रथम में पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो मेरी बात को थोड़ा बड़े ध्यान से सुने, ठीक? तो देखिए सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ, इस चश्मे को हटा के ये चश्मा पहनता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उसके अलावा जो और भी बच्चे हैं जो क्लास 6, 7, 8 में बेसिक शिक्षा प्रथम में पढ़ते हैं, तो देखिए हमारा ज़िला मैनपुरी है। तो मैनपुरी में 29 और 30 नवंबर 2024 को नेट की परीक्षा होगी, जिसे कहते हैं निपुण असेसमेंट टेस्ट, ठीक? तो हमारी नेट की परीक्षा होगी। तो उससे पहले जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं, तो बच्चे कभी कभी विद्यालय आते हैं, कभी कभी विद्यालय नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे उन्हें हिंदी पढ़ना, जो बच्चे कंटिन्यूस विद्यालय में पढ़ने के लिए रोज़ाना आते हैं तो वो बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं, और जो बच्चे रोज़ाना विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो ये परीक्षा जो होनी है, उससे पहले परीक्षा में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ OMR सीट मिलती है और उस OMR सीट पर जो होती है उसी पर हमें प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो आज की हम क्लास में जो हमारी नेट की परीक्षा होगी उससे रिलेटेड जो हमें OMR सीट मिलेगी उसका एक नमूना यहाँ स्लाइड पे मैं दिखाऊंगा कैसे भरा जाता है। कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे देना है, कैसे नहीं, इस सारी चीज़ को मैं यहाँ पर आज अपने विज्ञान के मॉडल पेपर में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने अपनी SCERT की बुक से क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की जो विज्ञान की किताब है उसमें से करीब 5-5, 6-6 जो अध्याय हैं शुरू के, तो तीनों क्लास में से मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं। करीब 50 प्रश्न हैं। उन 50 प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके उत्तर समझने हैं। समझने के बाद जब मुझे ये लगता है कि ये उत्तर बिल्कुल सही है, तब मैं उसको प्रश्न का जो उत्तर होता है जो मुझे काला करना है, उस काले करने को उसके बाद करूँगा, ठीक? और कोई चीज़ अगर हमारी समझ में नहीं आ रही है तो वो अध्यापक से पूछ सकते हैं। केवल प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ सकते, बाकी भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते, ठीक? तो थोड़ा सभी बच्चे जितने हैं शांत बैठे रहें, और जो बच्चे ऊधम करते हैं वो भी शांत बैठे, नहीं भगा दूंगा मैं अभी। यहाँ पर ध्यान से देखें, तुम्हें नहीं बल्कि कोई और भी बच्चे इस वीडियो को जो नहीं आए वो देख लेंगे, समझ लें, क्योंकि मैं तुम्हें आज अच्छी तरह समझा रहा हूँ। इससे पहले भी कई टीचर तुम्हें समझाते रहे, आज मैं इसे कंप्लीट वीडियो में अच्छी तरह समझाऊंगा। जिसकी समझ में आ रहे हैं बच्चे उनकी समझ में आ जाएगा, जो नहीं आ रहे हैं वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक? तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें। तो सभी बच्चे प्यार से बोलिए वंदे मातरम। तो सभी बच्चे शांत रहें। और देखिए हम आज अच्छी तरह से इस चीज़ को समझेंगे। तो हम थोड़ा, तो देखिए जो हमें नेट की परीक्षा हमारी होगी तो हमें उस नेट की परीक्षा में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो उन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना है कि क्या हमें वो परीक्षा देने के लिए जब आएंगे तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी पेंसिल, कौन सा क्या, तो हम उस चीज़ का थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें कौन सा पेन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, तो देखिए हमें जो आपको OMR सीट दी जाएगी, जो आपको OMR सीट मिलेगी, उस OMR सीट में सबसे पहले तो मुझे उसे भरने के लिए क्या करना है पहले, तो सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ पर जो सीट मिल रही है मुझे, उस सीट में जो उसे मैं कहता हूँ OMR सीट, ठीक? तो OMR सीट को भरने हैं तो काले बाल पेन का ही प्रयोग करें। तो आपको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ये है इसके
जो OMR शीट है उसे भरेंगे। तो ये मेरे पास एक पेन है, ये है मेरे पास पेन, और ये है ब्लैक। तो ये काला मेरे पास पेन है, ठीक, काला पेन है। तो उस OMR शीट के गोले अच्छी तरह से काले हो जाएं, तो काला रंग है तो ये अच्छी तरह से उस सफ़ेद कागज़ पर आपको अच्छी तरह से ये काला है तो दूर से दिखने लगेगा, और जब भी कभी कंप्यूटर उसे स्कैनिंग करेगा तो इसे अच्छी तरह से स्कैनिंग कर सकता है। तो मुझे उसके अलावा देखिए बहुत सारी पेंसिलें डिफरेंट कलर्स की होंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास विभिन्न रंगों की, विभिन्न रंगों के पेन, ठीक, विभिन्न रंगों के पेन या हमारी पेंसिल, ठीक। तो वो मेरे पास पेन है डिफरेंट कलर्स के, और या हमारे पास है पेंसिल। तो ये चीज़ जो विभिन्न रखी है, देखिए आप पीली भी है, हरी भी है, गुलाबी भी है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के जो पेन हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स के जो पेन हैं, हमें ये इसका प्रयोग नहीं करना है, तो हमें केवल प्रयोग करना है काले वाले का। ये है मेरा मानक उस पेन से, उस पेन का जिससे मुझे अपनी OMR शीट भरनी है। सभी बच्चे समझ गए? तो हमें केवल प्रयोग इसका करना है, इसका नहीं करना है। हमें लाल का प्रयोग नहीं करना है, हमें गुलाबी का प्रयोग नहीं करना है, हमें हरी का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें, जैसे हमारी पेंसिल है जिससे लिखते रहते हैं, मिटा देते हैं, तो उसका प्रयोग नहीं करना है। तो मुझे ज़्यादातर इस काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सभी बच्चे जब परीक्षा देने के लिए आएंगे तो हमें ये काला बॉल पेन ही लेकर के आएँ, और इस चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या है, आपके लिए मानक के अकॉर्डिंग है नहीं, और लिहाजा इससे परेशानी ही होगी आपको। अगला हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे OMR शीट भरी हुई है, OMR शीट, लेकिन अब मैं उसे भरना हूँ। तो वैसे तो ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण के, तो वैसे तो ग्रामीण के बच्चे से ही पढ़ने तो वैसे भी कम आते हो, कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो, लेकिन इतना बात ध्यान रखें, जब भी कभी आ रहे हैं, पहले अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो जहाँ तक संभव है तो पहले अपने अपने सभी जो आपके सर हैं, शिक्षकगण हैं, उनसे आप पूछ लें। और अगर कोई भी अंक आप भर भी रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमें ऊपर से दिया गया है अंकों के मानक के रूप में। तो हम कोई भी अंकों के मानक को अगर हम लेते हैं तो ये देखिए मेरे, देखो इस प्रकार का देखो अंक लिखा है, इस प्रकार का ये अंक लिखा है, इस प्रकार का ये अंक लिखा है, ये देखो 4 इस प्रकार से बना है, इसे हम 4 कहते हैं, ठीक। तो हम इस प्रकार की चीज़ को देखते हैं, या मैंने 5 ऐसे लिख दिया, या मैंने 6 को ऐसे कर दिया, 7 को ऐसे कर दिया, 8 को ऐसे कर दिया, 9 को ऐसे कर दिया। तो हमें इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी OMR शीट के लिए वो सही नहीं, वो गलत ही माना जाएगा। हमें ऊपर से मिले हुए अंकों का निर्धारण इस प्रकार से, ये देखिए ये इस प्रकार के लेटर्स हैं, जहाँ पर देखिए मुझे 4 इस प्रकार से मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं। हम 0 0 है उसे हम ऐसे यूज करें 0। अगर मेरे पास 1 है तो 1 को देखिए हम इसे यूज करेंगे, 2 है तो 2 को देखिए हम इस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक। 3 है तो 3 को देखिए हम इस प्रकार से यूज करें, 4 को मुझे ऐसे करना है, और 5 को मुझे इस प्रकार से बनाना है, ठीक। ज़्यादा मुझे डिजाइनिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार का मुझे जोड़ तोड़ नहीं करना है, इस कॉलम से मुझे बाहर भी नहीं निकालना है। 6 का प्रयोग देखिए हमें इस प्रकार से करना है, जो कि हमें मानक के अकॉर्डिंग बताया गया है। 7 का प्रयोग हमें ऐसे करना है, वहाँ पर देखिए टेढ़ा मेढ़ी से हो रही है, ऐसे कर दिया, हमें नहीं करना प्रयोग। 8 का प्रयोग देखिए हमें इस प्रकार से करना है, ये देखो दिया गया है, वहाँ पर भी 8 का प्रयोग लगभग ऐसे ही कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो मानक है इस प्रकार के अंकों के मानक को। 9 का प्रयोग को देखते हैं तो 9 के प्रयोग को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम, ज़्यादा नहीं, इस प्रकार से हम 9 का प्रयोग जैसे बताया गया है उस प्रकार से हम 9 का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे अंकों का मानक बताया गया हमें उसी अंकों के मानक के अकॉर्डिंग ही चलना है, ज़्यादा हमें इधर उधर नहीं करना है। और अगर हमें थोड़ा बहुत डाउट हो रही है, परेशानी हो रही है तो उसमें लिखें नहीं,
अपने शिक्षक से आप पूछ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ समझ में आई। अब हम अगली चीज़ को देखते हैं थोड़ा। तो अगली चीज़ को अगर हम गौर से देखते हैं तो मान लीजिए कि मुझे OMR सीट मिल गई, एक कागज़ मिल गया, मुझे OMR सीट मिल गई। तो उस OMR में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बच्चे बैठ गए तो उसने अपने जो टांग का जो घोंटू है उन्होंने उसे अपनी जांघ पर ही रख करके उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। इसी पर आप काला करने लगे, इसी पर ही आप लिखने लगे, इसी पर ही आप रख करके, ये देखिए पैर के ऊपर उसने रख लिया है, अब ये पैर पे ही करने लगे। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें कोई भी अगना लिखना है, कुछ भी करना है तो हमें अपने इस प्रकार से, ये देखिए मेज है, मेरे पास एक मेज है, फट्टा ला सकते हैं आप, जो फट्टा होता है पेपर देते हैं, अब फट्टे को ले, फट्टे के ऊपर रख लीजिए, जिससे क्या है मेरा कागज़ मुड़ेगा भी नहीं। अगर मैं उसके ऊपर पेन चलाता हूँ तो पेन अंदर भी नहीं जाएगा, आराम से गोला काला हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखिए हमारे लिखने और अध्यापक लोगों के स्कैनिंग करने का हमारा मानना ये है कि हम पहले लिखेंगे, अगर कोई बच्चा इसके ऊपर लिखेगा कॉपी में तो सबसे पहले हमें उसके नीचे एक हार्ड लकड़ी का कुछ भी होना चाहिए। आप तख्ता यूज कर सकते हैं, फट्टा यूज कर सकते हैं, या आप कोई इस प्रकार की कॉपी है जिसके ऊपर बहुत मोटा कवर लगा, फट्टेदार कवर है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सभी बच्चे जो है फट्टा लेकर के आए वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फट्टे से ऐसा मजबूत होता है और उस पर हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लिप लगी होती है। उस क्लिप से ऐसा होता है कि हमने कागज़ को लिया और उस क्लिप से ऐसे कर दिया तो मेरा कागज़ वहाँ से हिलेगा भी नहीं और हम आसानी से गोले को काले कर सकते हैं। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो अध्यापक से पूछ सकते हैं, ठीक। तो मुझे इस कागज़ के नीचे कोई भी हार्ड चीज़ होनी चाहिए, ठीक। आप यहाँ पर फट्टा यूज कर सकते हैं, ठीक, तख्ता होगा, ठीक है। उसके अलावा मेज अगर सही है, चिकनी है, समतल मेज है, तो अगर मेज खुरदरी है तो उस पर भी यूज नहीं करें। मेज तो कुछ खुरदरी होती है, पिलाई हट गई है, वहाँ छेद भी हो रहा है, तो उस पर नहीं, समतल होनी चाहिए। तो मेज के अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मेरे पास समतल, यानी कि इस चीज़ को स्कैनिंग करने के लिए मेरे पास नीचे समतल चीज़ होना मस्ट भी कंपलसरी, ज़रूरी है, क्योंकि हमारी OMR सीट खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम सारी चीज़ जो हमें बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ को कर सकते हैं। और जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो बच्चे मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। पैसे तो बार बार फोन बच्चे आना अपना शुरू करें, क्योंकि जब आएंगे तभी तो आप सीखेंगे। तो ऐसे करके ये देखिए मेरे पास वो कॉपी है, इस कॉपी को मुझे यूज करना है। ये क्लास 6-7 के लिए मुझे कॉपी मिली है, तो हम इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और जो भी कुछ हमने बताया उस बात को बड़े ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि आज हम यहाँ पर सारी चीज़ को भरने का नियम बताएंगे और कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम कैसे गोला करेंगे, सारी चीज़ हमें आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और बिल्कुल भी बातें न करें। जो पीछे वाले बच्चे कुछ बात कर रहे हैं वो शांत बैठे रहें, इधर सामने सारी चीज़ को ध्यान से सुनते रहें। ये बहुत काम की चीज़ है, अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है और आपको कई दिनों से समझाते आ रहे हैं। एक नमूना है मेरे पास जो हमें पिछली बार हमारी परीक्षा हुई थी तो हमें इस प्रकार की कॉपियाँ दी गई थी। मतलब इसे कॉपी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं OMR सीट, ठीक है। तो OMR जो सीट है मेरी, तो इसमें देखिए सभी बच्चों के पास इस प्रकार की देखिए सीट सभी बच्चों के पास है। इस सीट को केवल देख लो, अभी तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल इस सीट को देखो। इससे पहले कई दिनों से अभ्यास तुम्हें चलाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि मुझे जो भी कुछ इसके ऊपर लिखना है उसके लिए मुझे काली बॉल पेन है उसका यूज करना है। यहाँ पर जेल पेन होता है जिसके अंदर स्याही भरी जाती है, काली है, उसे यूज नहीं करना है। उसके अलावा जो पेंसिल होती है जिसे आप छीलते रहते हैं शार्पनर से, रबड़ से मिटा देते हैं, उसका भी इस कॉपी पे हमें प्रयोग नहीं करना। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक। सब अपने अपनी कॉपी पढ़ के देख लेना, सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ठीक। अब इसमें से कोई भी चीज़ मुझे जब ये OMR सीट दी जाएगी तो सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पर देखिए छात्र ID लिखा हुआ है,
तो मुझे इसमें क्या बनी है, छात्र की आईडी। तो देखिए यहाँ पर इसे देखते हैं, इस प्रकार की सारी कॉपी और देखिए इसके ऊपर लिखा है कक्षा 6, 7, 8। ठीक, तो इस पर लिखा है मेरा कक्षा 6, 7, 8। तो इस प्रकार से हम इसे थोड़ा देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये देखो सभी बच्चे डिक्लेयर कर लेंगे कि इस पे लिखा है कक्षा 6, 7, 8। ये देखो क्लास 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 जब इस पे लिखा है तो जो बच्चे क्लास 6 और 7 और 8 में पढ़ते हैं तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लें। हो सकता है किसी वक्त भूलवश कोई भी अध्यापक आपको प्राइमरी वाले बच्चे को दे देता है तो उसे जल्दी में भरना नहीं है। सबसे पहले किसी प्रकार से इसमें देख लें हमारी क्लास पर 6, 7, 8 लिखा हुआ है और ये सुनिश्चित कर लें कि ये जो दी गई है हमें OMR सीट वो हमें जूनियर वाले बच्चों के लिए ही है या नहीं। तो पहले उसे समझ लें, उसके बाद भरें, जल्दबाजी न करें। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले आपकी छात्र आईडी वाला एक ऑप्शन इधर दे रखा है। ठीक, सभी बच्चों को अपने अपनी इसमें दिख रहा है OMR। और इधर देखिए, शांत हो जाइए पहले, इधर देखिए, देखो लिखा है छात्र प्रतिक्रिया। छात्र प्रतिक्रिया मतलब कि जो भी कुछ प्रश्न पढ़ेंगे उसकी हमें यहाँ पर आंसर देना है प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, तो हमें उधर क्वेश्चन पढ़ना है तो यहाँ आंसर दे। तो देखिए यहाँ पर आंसर देना है तो ये है मेरे पास से वो क्रमांक प्रश्नों का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 11 ये प्रश्न लिखे हुए हैं। अगले ऑप्शन में लिखा है, देखिए यहाँ पर A है, ये B है और ये C है और ये D है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही है मैं उससे काला कर दूंगा। तो ये सारी चीज देख लो पहले। आपकी 50 तक सारी बच्चों के पास OMR सीट 50 तक है। तो पहले देखिए हम इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसे समझने के लिए मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। जूम का मतलब यहाँ मुझे कुछ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को मैं अगली स्लाइड पर पहुंचता हूं लेकर के इसे। ठीक, ये अगली स्लाइड पे पहुंचता हूं और यहां से इन प्रश्नों को अगली स्लाइड पर प्रश्न के साथ करूंगा। तो मेरे बाद देखिए पहले प्रश्न होगा, फिर A, B, C, D ऐसे क्रम होगा, ऐसे करके। ठीक है, ये है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की प्रतिक्रिया और ये है जहां पर मैं अपनी आईडी भरूंगा। ठीक, तो इसे जूम करके मैं अगली स्लाइड पर देख रहा हूं। तो सभी बच्चों के लिए अब सभी बच्चे शांत हो जाएं। अब देखिए ये आ गया, मैं अगली स्लाइड पर अपनी छात्र एवं छात्रा जो आईडी है उस आईडी को लेकर के ये मैंने अपने हाथ से बनाई है तुम्हें समझाने के लिए। ठीक, थोड़ा धुंधला था इसलिए वहां पर से उस चीज पोर्शन को मैं यहाँ पर लिया, ये थोड़ा बड़ा है और सारे बच्चों की समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब मुझे कोई भी बच्चा है, सबसे पहले तो देखिए मुझे एक काम करना है कि अपने इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मुझे गोले को काला करना है। ठीक, मैंने काला वाला ऑप्शन ले लिया। अब कोई भी बच्चा जो है अपनी कोई भी एक आईडी मुझे बता दो। कोई बच्चा मुझे अपनी एक आईडी बता दो। 0। एक सेकंड, कोई एक ही बच्चा बताएगा। 0, 39 है 39। चलो 39 समझ लो। 0 फिर 14। देखिए 14 में हमें 4 का अक्षर देखो ऐसे बनाना है, इस वाले को नहीं बनाना है। ठीक, फिर 83, फिर 83, फिर है आपका 63। अब देखो इधर ये हमने लिख दिया। जब हमें ये पता लग गया ये कॉपी हमारे लिए ही है, अब हमें इसे भरना है। तो सबसे पहले समझ करके अच्छी तरह से मुझे अपनी आईडी को देखना है, उसी के बाद मुझे कन्फर्म हो जाएगा ये मेरी आईडी है, तब मैं उसे ऐसे भर दूंगा। ठीक, अब इसे भरने के बाद अब मुझे यहाँ पर इन्हें काला करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0। सबको 0 दिख रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ 0 लिखा है, तो यहाँ पर लाइन में मुझे 0 मिल रहा है, तो मैं पहले 0 को काला कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया, 0 को। अब इसे मेरी तरफ देखते रहो, तुम अपनी कॉपी में कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी को केवल तुम देखते रहो, खोल के रख लो। तुम्हें सारी चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इससे पहले तो कई बार जो धीरज अध्यापक थे उन्होंने समझाया, ब्रजेश मास्टर उन्होंने, अनुजपाल अध्यापक थे उन्होंने, सबने समझाया। ठीक, तो आज मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के समझा रहा हूँ। उससे पहले भी मैं तुम्हें शनिवार के दिन समझाया,
थोड़ा इस डिजिटल बोर्ड पे समझाने में थोड़ा आसानी होगी, तुम्हारी समझ में बेटर आएगा, मुझे समझाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले ये देखिए मेरी तरफ से, ये थोड़ा गलत मक्खी चल गई है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, मक्खी चल गई है। ठीक, अब अगला अक्षर देखिए, मैंने अगला अक्षर क्या लिखा है? अब इस लाइन में देखिए मुझे 3 कहाँ पर मिल रहा है? मिल रहा है, तो देखो 3 लिखा है, तो 3 को ही करूंगा पहले में काला। ये देखो इधर। ठीक, हमें समझ के बड़ा आसानी से सावधानी ढंग से देखो करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या जल्दबाजी करेंगे आपका नंबर कटेगा, आपकी कॉपी सही स्कैनिंग नहीं हो पाएगी, फिर उसे कंप्यूटर में लेने में भी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे देखिए काले का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाएं सभी बच्चे और इधर केवल देखते रहें, केवल इधर देखते रहिए आप मेरी तरफ। ये देखिए मैंने कर दिया काला, कर दिया, बहुत अच्छी बात। अब अगला नंबर देखिए कौन सा मुझे यहाँ पर? 9। तो 9 देखिए सबसे नीचे वाला है। अब देखो मैं इसे करूंगा काला अगली लाइन में। ठीक है, देखिए मैं इसे कर देता हूं। सभी बच्चे शांत हो जाएं, केवल इधर देखते रहें, बातें न करें। अभी ये पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद खूब बातें करना, लेकिन अभी मैं यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर बातें मत कीजिए। सभी बच्चे शांत बने रहिए। ऐसे ही प्रश्नों के आंसर आते हैं जब आप सैनिक स्कूल का फार्म भरेंगे या आप किसी भी कंपटीशन के लिए फार्म भरेंगे, तो ज़्यादातर आपको इसी प्रकार की सीट दी जाएगी, उसे हम इसी प्रकार से भरते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से समझ लोगे तो तुम्हें देखिए आगे फिर कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। अगला मैंने कर दिया। अब अगला अंक देखिए यहाँ पर कौन सा है? तो मैं यहाँ पर 1 को कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसे 1 को काला करूँगा। जौन सी चीज़ है हमें वही काली करनी है, बाकी हमें किसी और चीज़ को काला नहीं करना है। ठीक, शांत हो जाओ सभी बच्चे, शांत हो जाओ, बातें मत कीजिए। मैं कितनी बार समझाना, बातें मत कीजिए, केवल इधर देखते रहिए। ठीक, अब अगला देखिए कौन सा है? तो मुझे यहाँ पर 4 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है। ठीक, तो मैं इसे ही करूँगा। देखो इसमें देखो 4 ऐसा ही बना हुआ है, वो वाला नहीं बना है, इसे ही भरना आप। ठीक है, केवल इधर देखते रहो, सब तुम्हारे दिमाग के अंदर सब चीज़ अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। केवल अगर दिमाग को रोज लगाते रहेंगे और विद्यालय अगर रोजाना आते रहेंगे तो सब कुछ सीख जाओगे आप। और जब विद्यालय पढ़ने नहीं आओगे तो उसमें मास्टर तुम्हें घर ठिकाने नहीं जा पाएगा। ठीक, अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है? तो मैं देखिए 8 को काला करूंगा मैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर 8 को मैं कर देता हूँ काला। जौन सी संख्या मेरी आती जा रही है मैं उसी अक्षर को यहाँ पर काला करता जाऊँगा। तो ये मेरी मेरी छात्र जो है उस छात्र की आईडी है। ठीक है, छात्र या छात्रा कुछ भी लिखा होगा तो ये उनकी क्या है? आईडी। ये आईडी आपको सब लोगों को हमारे हेडमास्टर साहब ने दे दी होगी तुम्हें। चाबी 1 सेकंड अभी लो, ये लो, मैं गाड़ी में खाली कर दिया है, ये लो, ये लो चाबी। डिग्गी मैंने सब खाली कर दिया, तो तसल्ली से मेरी गाड़ी की बुक कर दिएगा। ठीक है, देखिए मैंने ये भी भर दिया काला। ठीक, अब अगला देखिए कौन सा है मेरा? 3। तो देखिए मैं फिर 3 वाली लाइन में पहुंचूंगा, तो मुझे देखिए 3 यहाँ पर मिल रहा है, यही है। अब देखो मैं इसे फिर कर देता हूँ काला। सभी बच्चे इधर देखते रहिए, प्यार से देखते रहिए, सबकी समझ में आएगी पढ़ाई। और अभी पढ़ लोगे तो तुम अभी जितना समझ लोगे वो आगे के लिए तुम्हें उतनी ही परेशानी से बचे रहोगे। वो तो बहुत अच्छा मानिए अपने आप को, सभी शांत हो जाए, बहुत अच्छा मानिए जो कि सरकार ने आपको पढ़ने के लिए ये महंगा वाला डिजिटल बोर्ड दे दिया है।
इससे पढ़ाई बहुत अच्छी समझ में आती है। बहुत शुक्र मानिए कि जो कि हमें ये चीज़ अच्छी दे दी है पढ़ने के लिए, बेसिक शिक्षा प्रथम। अगला देखिए कौन सा 6, तो देखिए यहाँ पर 6 पर आ जाइए। ठीक, मैं 6 पर आ गया। मेरी तरफ देख रही है, केवल शांत बैठ रही है। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तब तक शांत बैठा रहा हूँ। बातें मत करो, मुझे बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, अगला देखिए कौन सा है। फिर मैं 3 वाली लाइन में देखो 3 को काला कर दूंगा मैं। इधर देखिए, आप ये समझ लिए कि मैं पेपर में ही बैठा हुआ हूँ, मैं पेपर कर रहा हूँ। बस केवल आप मेरी तरफ देखते रहो, ध्यान करते रहो। और जिसके पास मोबाइल हो, इसे वीडियो को देख लोगे तो आपकी और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रम जो मैंने भरा है, इस सारी चीज को हम एक बार और चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमने किया, देखिए 0 मेरा 0 ही है, 3 मेरा 3 है, ठीक है 3 मेरा काला हो रहा है, 9 ये देखिए मेरा 9 काला है। ये फिर उसके बाद क्या है 1 है, ये देखिए मेरा 1 ही काला है। उसके बाद देखिए मेरा 4 हो रहा है मेरा काला, ठीक है। उसके बाद 8 है, तो 8 भी मेरा काला हो चुका है, ब्लैक। ठीक, 3 है तो 3 देखिए यहाँ पर है, 6 है तो आप 6 देख लीजिए, और यहाँ पर 3 है तो आप 3 देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया है कि जो मुझे OAMR 3 परीक्षा के दरमियान में दी गई है, और जो मेरी आईडी थी, उस आईडी को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर लिख दिया है, साफ साफ अक्षर में लिख दिया है, ठीक। और उससे संबंधित जितने गोले थे, मैंने सारे गोलों को अच्छी तरह से काला कर दिया है। मैंने किसी पर देखिए ये निशान नहीं लगा। अगर आप किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए गोला है, इस पर ऐसे निशान लगा दोगे, ये नहीं माना जाएगा। अगर ये गोला है, इस गोले को तुम ऐसे ऐसे करके छोड़ दोगे, ये नहीं माना जाएगा। अगर कोई गोला है, किसी गोले में तुमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं माना जाएगा। किसी प्रकार से 2 गोले हैं, तुमने इसे भी ऐसे कर दिया, इसे भी ऐसे कर दिया, नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं माना जाएगा, केवल यहाँ पर इस चीज़ को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यही चीज़ मानी जाएगी। इतना सबकी समझ में आया? अब देखिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इससे। तो आगे बढ़ने के लिए ये काम कर लिया, तो अब मेरा आगे बढ़ने का स्टेप ये है कि मैं पहले पेपर खोलूँगा, उस पेपर में प्रश्नों को पढ़ूँगा, फिर उसके बाद उसके उत्तर को पढ़ूँगा। जो मुझे उत्तर अच्छा लगेगा उसे मैं यहाँ पर काला करूँगा, ठीक। इधर देखिए सभी बच्चे, ये मैंने तुम्हारी कॉपी से काट करके निकाला पहले समझाने के लिए, दूसरी स्लाइड पर मैंने अपना बनाया सुंदर, ठीक। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए एक कोई प्रश्न आ रहा है मेरी परीक्षा में। शांत हो जाओ। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर नमूना समझा रहा हूँ, पहले नमूने को देखिए पहले अच्छी तरह से। देखिए प्रश्न है, निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। देखिए जी मार्कोनी नहीं है, एडवर्ड जेनर नहीं है, चार्ल्स बेबेज नहीं है, तो सही उत्तर है जगदीश चंद्र। तो अब देखिए, ये देखिए प्रश्न लिखा है मेरा पहला, प्रश्न है मेरा, ठीक। उत्तर है इसमें डी, तो देखिए डी है मेरा, ए है डी, ऐसे कर दूंगा मैं इसे काला, इसे देखिए, ठीक। अभी अगली स्लाइड पे बहुत अच्छा मैंने बनाया, उसे समझाऊंगा। ये तुम्हारी का मैंने काट के लगाया था तुम्हें दिखाने के लिए कि ये प्रश्न होते और ये उत्तर होते हैं। सभी बच्चे शांत हो जाएं, केवल इधर देखते रहें। ठीक, ये देखिए हो गया, ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे करना है मुझे, ठीक। अगला देखिए, ओजोन परत में छिद्र का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो मेरे पास देखिए ये है मेरे पास दूसरा प्रश्न, तो इसका सही उत्तर ये है नहीं, ये है नहीं,
जिसका सही उत्तर है CFC। ठीक है, तो दूसरे का क्या है मेरा दूसरे का सी कहाँ B है। ऐसे करके देखिए मैं कर दूंगा ऐसे काला, यहां पर देखिए। ठीक है, काले करने का मतलब देखिए आप, ठीक। अगला देखिए, यहाँ लाइट का ही कोई सिस्टम नहीं है। ठीक, अगला है देखो, किसी द्रव को गर्म करने पर, द्रव का मतलब होता है पतला, द्रव का मतलब क्या है पतला। अगर हम पानी को गर्म करेंगे जल को, तो वो जल वाष्प में बदल जाता है। अगर कोई भी द्रव है जो पतला है, ठीक है, इससे दूध हो सकता है, मेरा तेल हो सकता है, ठीक, और भी बहुत सारी पतली पतली चीजें होती हैं। अगर मैं उसे गर्म करता हूं तो देखते हैं उसमें तो धुआं सा निकलता रहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या, वो गैस में बदल जाता है। तो किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाएगा, गैस में। तो तीसरे का आंसर, सही आंसर क्या है तीसरे का, बी है। इस बात को देखो, प्रश्न जो होता है उसके उत्तर बिल्कुल सेम से लिखे होते हैं। ए बच्चों इधर देखिए, तो उसके उत्तर कैसे लिखे होते हैं, एकदम सेम लिखे होते हैं। ठीक, ठीक, ऐसे करके। तो अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, गैस में, गैस में। इसके बाद अगला देखिए, यहां पर अगला देखिए, अब मैंने साफ कर दिया था वह दूसरी जगह काट करके। ठीक है, बालू और देखिए प्रश्न है मेरे पास 4, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है। अब बालू है, उस बालू के अंदर में लोहे की जो छीलन होती है, छीलन डाल दी है। अब हमें उसे अलग कैसे करना है, क्या हम उसे बीन करके अलग कर सकते हैं, नहीं। कब तक बीनते रहेंगे हम, बीन के नहीं, फटक कर सकते हैं, नहीं। चाल कर, नहीं। चुंबक की पृथक्करण विधि द्वारा, अगर मैं चुंबक ले लूंगा तो मैं उस चुंबक से क्या करूंगा मालूम है, उस चुंबक को ले लो और चुंबक को पूरे रेत में इस प्रकार से घुमा दो, जितना लोहा होगा वो चिपक जाएगा। तो देखिए चौथे का उत्तर कौन सा सही है, सी। तो देखो सी यहां पर मुझे कहां दिख रहा है, इसे देखो। अब इसे मैं देखो ऐसे कर दूंगा काला, अब मैं देखिए इसे ऐसे कर दूंगा काला, इधर देखिए। इधर देखिए, अगला देखिए, निम्न में से विषमांगी मिश्रण है। ये देखिए प्रश्न है, और सांद्री बैठोगे, निम्न में से विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें दो चीज मिला दो तो वो अच्छी तरह से नहीं मिलती हैं, और मैं देखता हूं तो दोनों चीज मुझे दिखाई देती रहती हैं। जैसे नमक और पानी का है, नहीं। चीनी और पानी का विलयन है, नहीं। रेत और पानी का विलयन है, नहीं। ये है, ठीक। तो ये सही है। अगर मैं रेत को लूंगा या मिट्टी को लूंगा, पानी में मिला दूंगा तो मालूम में क्या होगा, वो थोड़ी देर मिला दूंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं आधा घंटे के लिए, ठीक, या 1 घंटे के लिए रख दूंगा तो बालू बालू मिट्टी जितनी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और पानी पानी क्या होता है, तो जो अच्छी तरह से नहीं मिलता है और हमें दिखाई दे उसे हम कहते हैं विषमांगी जाएगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें अच्छी तरह से। तो देखिए 5 का सी, तो कौन सा सही है, सी। इसका भी देखो सी सही है। ऐसे देखो काला करेंगे, इधर देखिए, शांत हो जाके इधर देखते रहो। मेरी तरफ से देखते रहो, इसी प्रकार से देखे पेपर होगा, ठीक।
इधर देखते रहो, ऐसे भरा जाता, ठीक। निम्न में से मिश्रण है वायु, दूध, सोडा वाटर, इनमें सभी कौन सा है? सभी। इसमें देखते हैं मिश्रण, तो यहाँ भी मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ CO2 मिल रही है, यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन मिल रही है, उसके बाद और भी निरी गैसें मिल रही हैं। दूध में देखा जाए तो ये भी एक तरह का मिश्रण है, यहाँ पर मुझे प्रोटीन मिल रही है, यहाँ पर मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, ठीक, और इसमें मुझे फैट मिल रहा है, और भी मिनरल्स मिल रहे हैं। और सोडा वाटर देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर शुगर भी मिल रही है। शांत हो जाओ। इसमें देखिए सोडा वाटर में क्या है, एक तो वाटर है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा थोड़ी शुगर भी है उसमें मिली हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी ऐसे हैं कि जिसमें क्या है, मिश्रण का कुछ न कुछ अनुपात है। तो 6 का कौन सा मेरा सही होगा? ऐसे करके देखिए, मैं इसे काला कर दूंगा है का। ठीक, ऐसे हो गया। अब देखिए अगला देखिए, निम्न में से तीव्र परिवर्तन है। 7वां आ गया, अब कहाँ गया? 7वां आ गया। निम्न में से तीव्र परिवर्तन है। तीव्र परिवर्तन उसे कहते हैं जो बहुत जल्दी होता है। क्या नाखूनों का बढ़ना है? नहीं। बच्चों का बढ़ना? नहीं। लोहे में जंग का लगना? नहीं। माचिस का जलना? नहीं। तो 7 का कौन सा सही है? इधर देखिए, इधर देखते रहिए, और सभी बच्चे पीछे वाले शांत हो जाओ, बातें मत कीजिए। इधर देखिए, अगला देखिए, निम्न में से नियमित परिवर्तन हो सकता है। वर्षा का होना? नहीं। भूकंप का आना? नहीं। दिन और रात का होना? नहीं। तूफान का आना? नहीं। सही है। तो 8 का है मेरा C। इधर देखिए कैसे भरा जा रहा, अपनी कॉपी में अभी कुछ मत कीजिए। अगला देखिए, ऊन प्राप्त नहीं होती है। ऊन होती है, ऊन ज्यादातर हमें जानवर से मिलती है, ठीक। अब मुझे यहाँ पर बताइए, क्या वो भेड़ के बाल से मिलती है? क्या वो ऊंट के बाल से मिलती है? हैं? यस सर। क्या वो लंगूर के बाल से मिलती है? लंगूर के बाल से नहीं मिलती है। और याक के बाल से मिलती है। तो ऊन प्राप्त नहीं होता किससे? लंगूर के बाल से। तो 9 का कौन सा उत्तर सही है? सी। तो मैं जो गोला है काला वाला कौन सा करूंगा? सी। ये है मेरे पास C। प्रश्न है वो तो कोई भी आ सकता है। क्या ये? अरे ये गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग में गलत हो गया, कोई बात नहीं। टाइपिंग की थी, टाइप नहीं करता हूँ बने आप, तो टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में मुझे। सभी बच्चे शांत हो जाओ, इधर देखते रहे। लेकिन हमें ये देखना C वाला ऑप्शन चला तो C हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। इधर देखिए, एक बार और देखिए इधर मेरी तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है मेरा, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है।
कपास द्वारा क्या बन सकता है? कपास द्वारा निर्मित कपास द्वारा क्या बना सकते हैं? डलिया बना सकते हैं? डलिया नहीं बना सकते हैं। कागज नहीं। रस्सी बना सकते हैं? और बोरा ये नहीं, इसका ये सही है। कपास द्वारा बनता है ज्यादातर क्या है? कागज। तो 10 का भी सही है। ठीक है, इधर देखते रहिए। इधर देखते रहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो भी हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए, सजीवों का लक्षण है। जो सजीव होते हैं, सजीवों का कौन सा लक्षण है? क्या वृद्धि करना लक्षण है? क्या पोषण करना लक्षण है? क्या प्रजनन करना लक्षण है? तो इसमें कौन सा सही है? सभी, ये सही है, सटीक आंसर। ठीक है, तो 11 का कौन सा सही है? ये है मेरा डी। देखिए, हो गया। अगला देखिए, फसल उत्पादन को कहा जाता है। फसल उत्पादन को क्या जाता है? पीली क्रांति नहीं। श्वेत क्रांति नहीं। हरित क्रांति नहीं। नीली क्रांति नहीं। तो फसल उत्पादन को कहा जाता सी, हरित क्रांति। तो 12 का कौन सा सही है? तो सी वाले को मैं काला कर देता हूं। एक मिनट शांत हो जा थोड़ी देर। ठीक, अगला देखिए प्रश्न आ गया 12 के बाद। अगला आ गया 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बहुत ज्यादा मेरा मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण होगा तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो पैदावार नहीं हो पाएगी, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है? तो 13 का मैं कौन सा गोला काला करूंगा? ए कर दो काला। ठीक, अगला देखिए 14। रेशम है मानव निर्मित रेशे, जंतु रेशे, पादप रेशे, इनमें सभी। रेशम क्या है? देखिए, रेशम मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तुम्हारा रिवीजन हो। दूसरी बात, रेशम कहां से प्राप्त करते हैं? एक रेशम कीट से। तो रेशम कीट क्या है? जंतु है, पादप है नहीं, ये नहीं। तो 14 का कौन सा आंसर सही है? बी। किताब पढ़ो थोड़ी बहुत, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। किताब नहीं पढ़ी आती तो मेरा पुराने वाले वीडियो को देख लो, वीडियो में सब आ जाएगा समझ में। शांत हो जाओ सभी बच्चे। ठीक, अगला देखिए, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं
शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो भेड़ को देखते हैं, भेड़ घास खाती है। तो रेशम का कीट है, वो सहतूत के पेड़ पर रहता है तो उसकी पत्तियां खाता है। अर्थात ये और दोनों क्या हैं? तो 15 का मेरा उत्तर सही है ए। तो मैं देखो इसे ए वाले को काला कर देता हूं, ठीक। ए शांत हो जा सभी बच्चे, ठीक। ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे शांत बैठे रहे और थोड़ा थोड़ा तुम्हारा सबका रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न इसमें से फंसे आता है तो उसका उत्तर वही रहेगा, ठीक है। आगे पीछे वाली चीजें चेंज हो सकती हैं। देखिए, निम्न में से अम्ल नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न में से ऐसा कौन सा जो अम्ल नहीं है, ठीक। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें से अम्ल कौन सा नहीं है? इसमें से अम्ल सी नहीं है। ये तो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं है अम्ल, इसी के सामने नहीं लिखा है अम्ल, तो यही नहीं अम्ल। तो 16 का कौन सा सही है? सी। इधर देखते रहो, ए बात मत करिए, इधर देखिए। ऐसे करके देखिए, काला कर दूंगा सभी बच्चे। इधर देखें, नेट की परीक्षा होगी, उसमें गलती मत करना कोई भी। जैसे मैं कर रहा हूं उसी प्रकार से देखते रहे, अपना दिमाग मत लगाना। अगला देख लीजिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऐसा कौन सा जो भौतिक परिवर्तन? मोम का पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है। फोटोक्रोमिक चश्मा, यह भी भौतिक परिवर्तन है, ठीक। यह भी भौतिक परिवर्तन है। और उसके बाद लोहे में जंग का लगना, ये है नहीं। बाकी बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, ये भी देखिए भौतिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग का लगना, ये नहीं है, ये है रासायनिक परिवर्तन। तो यही कह रहा है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो लोहे में जंग का लगना, 17 का सी सही है। 17 का कौन सा सही है? ठीक। अगला देखिए, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब ऐसा कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। निम्न में से रासायनिक, देखिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ओस की बूंदें हैं, सही कहा, ओस की बूंदें। इसमें थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए सही है। आंसर कौन सा है? देखो इसी प्रकार से तुम्हें समझना पहले, तो देखिए, तो इसमें से सही है क्वेश्चन ए, ठीक। और बाकी नहीं है, बाकी ये तो सही है। तो मेरा आंसर सही कौन सा बैठेगा? तो मेरा सही आंसर है ए। तो इसका मतलब है 18 में से कौन सा सही है मेरा? ओस की बूंदें जो है ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है। ओस की बूंदें देखिए, ए शांत हो जाइए। ये है पेड़ और ये है पेड़ की पत्तियां। अब पत्तियों पे देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या मिल रही हैं? ओस की बूंदें कहाँ से आई? जो वातावरण होता है, रात में धूप निकलती नहीं है, तो उसमें वातावरण है, उसमें वातावरण में क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? आर्द्रता, यानी कि पानी है उस एयर में। तो वो सारा का सारा पानी जो इधर उधर से इकट्ठा होकर के क्या इस पत्तियों पर आ जाता है। जैसे ही दिन हुआ तैसे ही वो पानी क्या होगा? धूप की गर्मी से क्या होगा? वो उड़ जाएगा। जैसे ही वो ऊपर उड़ा, जैसे ही रात हुई फिर वो यहाँ पर आ गया। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। रात को आ जाता है, दिन में उड़ जाता है, रात को आ जाता है, दिन में उड़ जाता है। पानी वही है।
तो अर्थात ये क्या है मेरा भौतिक है, भौतिक है। और प्रश्न में कह रहा है निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हाँ, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ऐसे करके समझिए। अगला देखिए, पहले प्रश्न को देख लो सवाल के कि उत्तर एक से मिल जाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने खुद बनाया पेपर, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं तो कभी कभी। देखिए भौतिक परिवर्तनों में भौतिक परिवर्तन पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है, तो इसमें से सही आंसर है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। तो इसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, वो तो अणु पानी के हैं, अभी उसे रख दो फ्रिज में तो जम जाएंगे, फिर क्या होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, 19 का। देखिए प्रैक्टिस हो रही है केवल यहाँ पर, केवल ये यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर पर बने होते हैं 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक अंक, 20 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक अंक, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक अंक, 50 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। तो डॉक्टरी थर्मामीटर पर कितने अंक बने होते हैं, 100 तो होती नहीं, तो गलत है। ये प्रयोगशाला थर्मामीटर पे होते हैं। सी 35 से लेके 42 वाला बना होता है। तो 20 का कौन सा सही है, सी। इधर देखिए, इधर देखिए। ठीक, निम्न में से ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। निम्न में से ऊष्मा स्थानांतरण कौन सी विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण, सभी। तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही है, 21 का कौन सा सही है, इक्कीस का कौन सा सही है, तो ऐसे करके देखिए मैं इस गोले को काला कर दूंगा। इधर देखते रहिए, ये पेपर का नमूना दिखाया जा रहा है तुम्हें। ठीक है, इसका पेपर में आने जाने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब अगला देखते हैं 21 के बाद अगला देखते हैं प्रश्न 22। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, हाँ द्रव है, कोई द्रव का मतलब पानी है, और वो जो पानी है, अब वो पानी गर्म किया तो किस में बदल गया वो, तो ये है नहीं, ये है नहीं, तो ये क्या है इसका 22 का, तो 22 का सी देखिए, सी ये है। लाइट गई, अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, लाइट गई, एक प्रश्न करते हैं, जब लाइट आ जाएगी फिर बाकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो लाइट गई, अब लाइट नहीं आएगी। सभी बच्चे शांत हो जाएं। ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक का मतलब जिसमें ऊष्मा नहीं बह सकती है। ठीक, अगर लोहा होता है, लोहे को अगर मैं इसमें डाल दूं, चम्मच को डाल दूं, तो धीरे धीरे चम्मच भी गर्म हो जाती है। चमचे से मैं कढ़ाई में चलाता हूं सब्जी, तो मेरा चमचा भी गर्म हो जाता है।
लेकिन ऐसी चीज देखनी जिसमें ऊष्मा आगे बढ़ती नहीं है। लोहा में बढ़ती है, स्टील में बढ़ती है, एल्युमिनियम में बढ़ती है, लेकिन कांच में नहीं बढ़ती। तो मेरा 23 का उत्तर सही कौन सा है? तो मैं से देखिए इधर सी कर देता हूं काला। ठीक, ऐसे करके देखते रहिए, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तुम्हारे विज्ञान से रिलेटेड। देखो इसी प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। ये एक नमूना दिखाया जा रहा है तुम्हें कि कैसे करके पेपर होंगे, हमें कैसे अपनी सीट भरनी है। सभी बच्चे इधर देखते रहिए। लाइट गई क्या? कोई बात नहीं, शांत बैठे रहो, 20 मिनट तक मैं ऐसे ही चलाते रहेंगे। आ गई लाइट, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही रहने दो, बस ऐसे ही चलने दो। ठीक है, इधर देखते रहो, थोड़ी देर शांत बने रहो। लाइट का तो यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक नहीं है। वो कौन सा फैक्टर है जिससे प्रकाश संश्लेषण का कोई मतलब नहीं है? सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। पर्णहरिम होगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तेल की वाष्प होंगी, इसका कोई लेना देनी है तेल की वाष्प का। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कारक कौन सा नहीं है? इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे लिए सही उत्तर कौन सा? 24 का। तो सही उत्तर है मेरा सी। ठीक, ऐसे करें। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्न में से मिश्र धातु है। मिश्र धातु उसे कहते हैं, जय है पीछे वाले बच्चों, तुम शांति नहीं बैठोगे। मिश्र धातु उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिली होंगी। पहली बात, निम्न में से मिश्र धातु है। कौन सी मिश्र धातु है? चांदी या अकेली है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। सोना अकेला है, ठीक, तांबा अकेला है, लेकिन स्टील की जब भी कभी बात होती है स्टील में मिले होते हैं। ठीक है, तो स्टील क्या है? मेरी एक मिश्र धातु है। तो 25 का कौन सा सही है? अब देखिए अगला देखिए, निम्न में से द्रव अवस्था में पाई जाती है। कार्बन नहीं, लोहा नहीं, सल्फर। पारा एक ऐसी धातु है जो मुझे द्रव अवस्था में भी मिल जाती है। ठीक, लोहा नहीं मिलता है, ये पारा ऐसी है जो मुझे द्रव अवस्था में मिलती है। तो 26 का सही है मेरा कौन सा? सी। तो देखो सी को मैं काला करूंगा। इधर देखते रहिए, इधर देखते रहिए सभी बच्चे। मैंने देखिए ऐसे काला कर दिया है, ऐसे काला होता रहेगा। ठीक, अब अगला देखिए, वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अपघटित का मतलब है कि जीवाणु उसे खा लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव अनिम्नकरणीय, जैव निम्नकरणीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए, वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है उसे सड़ा गलाना, बड़े से छोटा कर देना।
तो ये होते हैं, ये प्लास्टिक वाले चैप्टर को आप पढ़ोगे तब उसमें मिलेगा सब कुछ। 27 का सही है बी। 27 का कौन सा सही है मेरा? ठीक, अब देखते हैं अगला, देखते हैं ऐसे करके। वो मैंने वहां प्रश्न पढ़े और मैंने यहां पर उनके उत्तरों को ऐसे कर दिया। यही मेरी OMR शीट क्या होगी, वहां पर चेक होगी। अब हम देखते हैं 27 के बाद अगला देखते हैं प्रश्न 28। देखिए, निम्न में से जैव निम्नकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो सड़ गल नहीं सकता है? बात करने, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सड़ गल नहीं सकता है? कागज सड़ सकता है, लकड़ी सड़ सकती है, सूती कपड़ा सड़ सकता है, लेकिन प्लास्टिक हाल फिलहाल में देखिए सड़ नहीं सकता। तो 28 का कौन सा प्रश्न सही है? बात बंद नहीं करोगे अपनी? अगला आ गया, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऐसा कौन सा है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक? ये मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है, शायद मुझे लगता है कक्षा 8 वाला है। परमाणु की संरचना क्या था उस चैप्टर से है। कोई 8 वाला बच्चा से बता सकता है इसमें से? कोई नहीं बता सकता। मैंने पढ़ा तो अच्छी तरह दिया है, लेकिन बता कोई नहीं सका। जितनी देर अध्यापक पढ़ाता है केवल उतनी देर अपनी गर्दन को हिलाते रहेंगे, उसके बाद फिर वो कभी नहीं पढ़ता है, अपनी किताब को फाड़ के और फेंक देते हैं। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है, एक बेरिलियम ऐसा जो नहीं होता है। 29 का भी ऐसे करके हम इसे काला करते रहेंगे। कम से कम शांत तो बैठे रहो। तुम नहीं पढ़ रहे तो कोई दूसरा बच्चा कोई पढ़ेगा, देख लेगा वीडियो, उसे तो पढ़ लेने दो शांति से। अगर आ गया, निम्न में से नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे नाइट्रोजन कितनी संयोजकता होती है? कोई नहीं बता सकता है। अच्छी तरह से मास्टर ने तो पढ़ा दिया है, न तो कभी खोल करके वो वीडियो देखा है, न कभी खोल करके पिछला वाला चैप्टर देखा है। कोई नहीं बता सकता नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, 4 होती नहीं है, 2 होती नहीं, 1 होती नहीं, 3 होती है। 30 का भी फिर वहां पर परीक्षा के लिए OMR शीट मिलती है। फिर ऊपर नीचे देखते हैं कैसा, हम पे तो ये आ ही नहीं रहा। मेरे पे ऐसे में अधिकारी आ जाएंगे, वो आकर के उठाने के, अरे मास्टर तुमने तो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं बिल्कुल है। केवल आएंगे, घूम फिर के आएंगे, मास्टर साहब के ऊपर ही करते रहेंगे कुछ न कुछ उंगलियां कि मास्टर साहब तुमने पढ़ाया ही नहीं। इसीलिए मैं सबूत के रूप में ये छोटा सा वीडियो बना के इसी वजह से मैं रखता रहता हूं। मास्टर साहब यहाँ पढ़ाते पढ़ाते पूरी दम ले रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अगला देखिए, तीन क्वेश्चन और मैं भी कराऊंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद, जो कोई लाइट चली गई है। निम्न में से आवेशित कण पाए जाते हैं। ऋण आवेशित कण, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कक्षा 8 का ऋण आवेशित कण किस पे मिलते हैं? प्रोटॉन पे मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मिलते हैं कि न्यूट्रॉन पे मिलते हैं कि सभी पर मिलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है?
कोई नहीं बता पाएगा। ऐसा ही प्रश्न उसमें आ जाएगा तो फिर कहाँ से करोगे? फिर ऊपर देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे। ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। ऋण आवेशित कण किस पर पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर पाए जाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए है ये बी है और ये सी है और ये गलत नंबर लिख गए मेरे पास। तो इसका सही है बी। 31 का कौन सा सही है? बी को कर देंगे हम काला। कहीं कहीं पर सरकारी विद्यालय ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर बच्चे खूब पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे विद्यालय 100 में से 1 या 2 ही होते हैं जहां पर बच्चे खूब पढ़ते हैं, आने के और पढ़ने के लिए रोजाना आते हैं। अगला देखिए, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? परमाणु। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर खोज की, तो डाल्टन की खोज के बाद जब और भी वैज्ञानिक आए, जब उन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो उन्होंने ये कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी कड़ी जो है परमाणु, उसे हम और छोटा कर सकते हैं। उसे हम इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में, हम तीनों चीज में परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। अर्थात परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं सभी में। तो 32 का सही है डी। अगला है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? या तो प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला दो तो क्या द्रव्यमान संख्या बन जाएगी? किसी ने पढ़ाई नहीं। प्रोटॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसका पहला आंसर है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो पहला बार ही मेरा उत्तर सही है। देखिए, इसी आधार पर प्रश्न आएंगे। फिर वहाँ ऊपर नीचे खूब आराम से देखना, कभी पंखे को देखना, कभी स्कूल के लेंटर को देखना, कभी अध्यापक जो होगा ना उसके चेहरे की तरफ देखना खोल करके। क्या सर जी हम पे तो ये आ ही नहीं रहा, आएगा तुम पे कैसे? कभी क्लास अटेंड किए, कभी यहाँ पर पढ़ाया है, कभी घर जाके पढ़े हो? अधिकारी पीछे पड़े रहते यार बच्चों को होशियार कर दो, बच्चों को होशियार कर दो। तो 33 का है कौन सा प्रश्न मेरा? ए। अधिकारियों पे केवल यही काम है कि अध्यापकों में कमी निकालना। ये सारी चीज मैंने पढ़ा दिया, बाकायदा मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। तो इस प्रकार से ये 33 प्रश्न है। बाकी अभी प्रश्नों को मैं अभी और कराता हूं। लाइट चली गई है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, तब तक सभी बच्चे अभी अगला प्रश्न देखो। अब इसमें अगला प्रश्न है, निम्न में से अधातु खनिज है। तो निम्न में से देखिए हम अधातु खनिज को देखते हैं। सभी बच्चे इधर देखते रहिए, अपनी सारी चीज बंद कर दीजिए, कॉपी वगैरह इधर देखिए केवल। निम्न में से अधातु खनिज है स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक सभी। ठीक, तो 34 का है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसे ऐसे करके देखिए, गोले को यहाँ काला कर देंगे। ठीक,
अगर दूसरा सही है तब दूसरे, बात मत करो, दूसरा है तब उसे दूसरा कर देंगे, ठीक। आज बता रहा हूं मैं, अब इसे रोजाना नहीं बताऊंगा। बाकी बात अपने बैठ के तैयारी करो, जिसकी समझ में नहीं आया वो मेरा ये वीडियो देख लूं। तो मैं क्या बार बार रोजाना मैं इसी काम को करता रहूंगा? जैसे मैं गोला काला कर रहा हूं, इसी प्रकार से सभी बच्चों का गोला काला होना चाहिए। पीछे वाले बच्चों तुम्हारे मुंह में है क्या? इधर देखिए, ऐसे हुआ, ठीक है। अगला है बॉक्साइड, निम्न में से अयस्क है? एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, कैल्शियम का। तो बॉक्साइड अयस्क होता है किसका? 35 का ए। ये मेरा प्रश्न 35 और ये है इसका ऑप्शन ए। ऐसे करके मैं इसे काला करूंगा, ठीक। प्रश्नों को पहले पढ़ लेना, फिर उसका उत्तर सही लगे समझ करके तभी करना उसे काला। मत पहले काला कर दो इसे, फिर काट करके इसे फिर दूसरा करते रहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा उस पर नंबर। ठीक हो गया काला। देखो दिख रहा है वो काला काला बिल्कुल। ऐसे कहते हैं इसे काला करना, ठीक। फिर अगला है अघात वर्धनीयता का। अघात वर्धनीयता एक लक्षण है। अघात वर्धनीयता किसका लक्षण है? अधातु का, धातु का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आघात वर्धनीयता का एक लक्षण होता है, वो है धातु का। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है। तो उस सोने को, सोनार को देखा है, छोटा था थोड़ा, उसे पीट पीट के कैसा कर देता है, मोटा है तो उसे कैसा कर देगा, एक पतला चादर सा बना देगा, पत्र बना देगा। तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है किसी भी चीज से, कोई भी चीज ऐसी है हथौड़े जैसी, ठीक, हथौड़े जैसे, उससे बहुत तेजी से हम प्रहार करेंगे तो वो पीट कर कैसा कर देगा उसे, पतला। उसे कहते हैं हम आघात वर्धनीय। दो चीज धातु मिलते। तो 36 का है मेरा प्रश्न, प्रश्न है मेरा 36, उसका है बी, ठीक। तो अब हम इसे करेंगे, देखो काला। ये मैंने कर दिया काला, ये देखो काला होने लगा। ऐसे करो काला, ठीक है। सारी चीज को मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं मैं। ऐसे करके देखिए, इसे करो काला, ऐसे करके, ठीक। ये देखिए हो गया काला। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है, बाकी तुम्हें कुछ और नहीं करना है। अब ऐसे ऐसे करके ये काले हो रहे हैं। 4 में से 1 इसी का नंबर रहेगा। अब 4 में से 2 कर दिए, किसी का भी नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो हो रहा है काला। ऐसे मेरे पास 4 ऑप्शन है। ये देखिए 4 उत्तर दे रखे हैं, A B C D। तो ये भी मेरे पास 4 दे रखे हैं, A B C D। इसमें से एक मैंने कर दिया जो उत्तर सही है, इसका नंबर दिया जाएगा। बाकी तुम 2 कर दोगे कोई नंबर नहीं मिलेगा, 3 कर दोगे नंबर, या उस पर ऐसा निशान लगा दोगे तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगला है 36 के बाद 37। इसलिए यहां पर मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो भी डिजिटल बोर्ड पर हो रही है। इसमें तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। आखिर में से वो कौन सा है जो मिश्र धातु नहीं है? निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या वो, क्या वो पीतल है? क्या पीतल है? पीतल मिश्र धातु नहीं है। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। तो पीतल क्या है?
मिश्र धातु, इसमें कह रहा है मिश्र धातु नहीं होनी चाहिए। कांसा ये भी मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील इसमें भी कई धातुएं मिली होती हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध सोने की बात करें, बिल्कुल शुद्ध सोना है तो वो केवल अकेला ही है। यहाँ पर 2-2, 3-3 धातुएं मिली हुई, यहाँ शुद्ध सोना केवल अकेला है। तो निम्न में से मिश्र धातु नहीं है मेरा शुद्ध सोना। तो 37 का मेरा उत्तर हुआ डी। अब मैं यहाँ पर 37 को ढूंढूंगा, ये ढूंढ लिया मैंने 37 का उत्तर मेरा सही है डी। अब मैं ये है मेरे पास डी, तो अब मैं डी को करूंगा काला। ये देखो मैंने करने लगा इसे काला। सभी शांत बैठ जाएं और इसी प्रकार से देखते रहे मेरी चीज को, तुम्हें कुछ नहीं करना है। कल तुम्हें डेमो के रूप में फिर पेपर दिया जाएगा, तब मैं कल तुम्हारी सबकी कॉपी फिर चेक करूंगा मैं कि तुमने कैसे भरी आईडी, कैसे क्या नहीं भरी, तब कल चेक करूंगा। अब तक मैं तुम्हें डेमो देता रहा, यहाँ पर सिखाता रहा, समझाता रहा। अब समझ तुमने कितना लिया है उसे कल हम देखेंगे। ठीक, देखो हो गया काला। इसी प्रकार से हमें काला करना। ठीक, अब अगला है हमारे पास धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण का मतलब क्या है? वो गलना, एक तरह की खराब होना। ठीक, तो धातुओं को हम कैसे करके बचा सकते हैं? पेंट लगा करके। मान लीजिए लोहा है, लोहा दिख रहा है, अब लोहे पे अगर मैं पेंट नहीं करूंगा तो उस पर जंग लग जाएगा, जंग लग जाए तो वो खराब हो जाएगा। ये दरवाजा दिख रहा है, तो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? पेंट से। तो पेंट का मतलब पेंट कर देंगे तो काफी दिनों तक चल जाएगा ये। दूसरा बात है ग्रीस या तेल लगा करके, इसे भी कर सकते हैं। कोई सी भी चीज में धातु है, धातु को अच्छी तरह से साफ करके उसके बाद तेल की मालिश कर दे या ग्रीस लगा दे। ग्रीस देखा है जो गाड़ियों वगैरह हम डालते हैं, ग्रीस को डाल देंगे तो वहां पर वो चीज खराब नहीं होगी, ग्रीस से अच्छी चलती जाएगी। दूसरी बात मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु बना करके कैसे? जैसे लोहा होता है, लोहा पहले तो खराब हो जाएगा, अकेला है। अगर उसमें 2-3 धातुएं मिला दें तो वो स्टील बन जाता है। जब वो स्टील बन जाएगा तो स्टील में न तो जंग लगती है और न ही कुछ लगता है। तो इस प्रकार से अगर एक धातु में 2 या 3 धातु और मिला दें तो फिर वो चीज़ इतनी जल्दी खराब नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि धातुओं को संचार से बचाया जा सकता है सभी के द्वारा। कुछ भी काम कर लीजिए, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो डी। तो मैं पहुंच गया हूं प्रश्न 38 पर। 38 मेरे पास ये है और इसका उत्तर है देखो डी। इधर देखिए सभी बच्चे, कैसे कर रहा हूं मैं गोले को। इधर देखो, ये देखिए गोला होने लगा काला। ठीक, ये दिख रहा है ऐसे करके। कल मैं सभी की कॉपी देखूंगा, जो कॉपी जो तुम्हें मिली है इसे मैं कल देखूंगा अच्छी तरह से फुर्सत में। जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसके ऊपर मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब देखिए आगे, कच्चे लोहे को कहा जा सकता है, कच्चे लोहे को कहा जा सकता है पिग आयरन, ढलवा लोहा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कच्चा लोहा जो होता है, जो कच्चा लोहा निकलता है उसे हम पिग आयरन भी कहते हैं, ढलवा लोहा भी कहते हैं, अर्थात हम दोनों ही कह सकते हैं। तो 39 का उत्तर सही है मेरा सी। तो ये है देखिए 39 और इसका आ गया देखिए सी। ऐसे करें। अब हम करेंगे इसे काला। केवल शांत बैठे रहो, इधर देखते रहो मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। जी मान के चलो मेरी परीक्षा हो रही है, बस केवल तुम देख रहे हो। देखो हो गया काला, हो गया काला। ऐसे काला करना है तुम्हें। ठीक, अब अगला देखते हैं।
ऐसे काला करते जाओ, केवल देखते जाओ, पर तुम्हें डेमो दिखाया जा रहा है एक तरह का पूरा। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है, वह कौन सा है? मच्छर, केंचुआ, जीवाणु, चींटी? चींटी नहीं आती? सी। तो मेरे पास 40 का उत्तर है, सही 40 है मेरे पास प्रश्न ये, और इसका उत्तर है सी। अगला देखिए, निम्न में से किस में जीवाणु तथा शैवाल दोनों के लक्षण पाए जा सकते हैं? हरे शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, सुनहरे शैवाल। तो वह कौन सा शैवाल है जिसमें जीवाणु और शैवाल दोनों के लक्षण मिल सकते हैं? तो मेरा नील हरित शैवाल। इस नील हरित शैवाल को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब 41 का मेरा सी सही है, तो यह है मेरा प्रश्न 41 और उत्तर है सी। तो यहां पर ऐसे कर दो काला, ऐसे करके करते जाना काले। हो गया काला, बस ऐसे हो। अब पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन खोजी क्या चार्ल्स बेबेज ने की थी? नहीं। जी मार्कोनी ने? नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? यस। या इनमें से कोई नहीं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही उत्तर। तो ये है मेरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास 42 और 42 का उत्तर कौन सा सही है? सी। तो मैं इसे काला कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, शांत हो जा सभी बच्चे। ठीक, अब हम अगला देखते हैं। ऐसे काले करते जाएंगे इस प्रकार से। जब हमारे गोले काले होंगे, इसमें देखिए कोई सी और पे हमारा कोई निशान वगैरह लगा हुआ है, तो ये होता है मेरा प्रश्न। और ऐसे करके मेरे आंसर काले करने का मेरा होता है क्या नियम? जो सो रहा है बच्चा उसे सोने दो। वो बच्चा ऐसे सोने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए 4 दिन बाद आएंगे किस दिन क्लास में, तो अध्यापक पढ़ा रहा है, पीछे सोते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, उनका यही काम है। इधर देखिए, कवक को उगते हुए देखा जा सकता है। कवक को उगते हुए देखा जा सकता है रोटी पर, ब्रेड पर, चमड़े पर, या किस किस पर कवक उग सकती है? कवक जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पपूदी कहाँ लगती है? रोटी पर लग जाती है, ब्रेड पर लग, और चमड़े पर लग जाती है। इसका मतलब तीनों पर। तो 43 का है मेरा, ये है 43 प्रश्न, और ये है डी। ठीक, ऐसे देखते रहो।
थोड़ी देर शांत हो जाओ, बस थोड़े बहुत बचे, अभी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी और तुम्हें मैंने बता भी दिया गोला कैसे भरा जाता है। देखो हो गया काला। ये अब अगला है, शैवाल में पाई जाती हैं जड़, तना, पत्ती या शैवाल सबसे शुरुआत वाले हमारे पौधों की श्रेणी आने वाले थैलस थे, तो इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं मिलती है, अर्थात ये थैलस होते हैं। तो 44 का उत्तर है मेरा डी। तो ये 44 और इसका उत्तर है मेरा डी। इसे कर दो काला। है इधर देखिए, अधिकारी तक प्रेशर दे रहे हैं कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, और बच्चा कोई सीखना ही नहीं चाहता है। बोर्ड अधिकारी ऊपर से नोटिस पर नोटिस डाल देते हैं ग्रुप पर सुबह सुबह। फोन को खोलो तो फोन पर सबसे पहले यही बड़ा होगा कि अपने अपने बच्चों को OMR सीट भरना सिखाएं। बच्चा यहाँ पर आधे आके बैठे, वे 4 दिन बाद नहीं आने, बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता है और प्रेशर दे रहे कि जबरदस्ती पढ़ाया उससे जाता है जो पढ़ना चाहता है। प्रतिजैविक दवाएं बनाई जा सकती हैं पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवाल से या सभी से? इससे सबसे हमें किताब में लिखा हुआ है प्रश्न, उसको देखना वो कौन सा है, सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है कक्षा 8 में, उसे जाके पढ़ना, वहां से प्रश्न है ये। तो 45 का कौन सा सही है? ये 45 का है डी। है शांत हो जाओ। अगला देखते हैं, अगला 46 में देखिए, राइजोबियम नामक जीवाणु निम्न में से किसकी जड़ में पाया जाता है? नीम की में, सहतूत की में, मटर की में, गेहूं की में? 46 का सी। यह 46 का सही है सी। अगला आ गया, निम्न में से साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है? एक उर्वरक के रूप में, एक प्रदूषण के रूप में, एक सूक्ष्मजीव मारने में या सभी में? तो साइनोबैक्टीरिया का हम उपयोग कर सकते हैं प्रदूषण में, होता नहीं है ये, सूक्ष्मजीव होता नहीं है, सभी ये सही नहीं है। पहला सही है उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है अगर कहीं पर भी खेत है, अगर वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए तो पैदावार मेरी बढ़ जाएगी, अर्थात ये उर्वरक का काम करता है। तो 47 का सही है मेरा ए।
अगला देखिए, डेंगू नामक रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। तो डेंगू नामक रोग किससे होता है? जीवाणु से होता नहीं है, विषाणु से होता है, कवक से होता नहीं है, प्रोटोजोआ से। अंतर 48 का बी। ऐसे करके हम गोले को काले करते जाएंगे। अब इस प्रकार से हम OMR शीट को अगर हम इसी प्रकार से हम काले करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें जो भी कुछ प्रश्न पूछा गया है हम उसके उत्तर सही दे रहे हैं। ठीक, जैसे A है, B है, C है, तो जौन सा तुम्हें सही लगे तो केवल हमें एक ही गोला काला करना, दो नहीं करनी। जहाँ दो कर दोगे वहाँ पर तुम्हें कुछ नंबर नहीं मिलेगा, दो करने पे कोई नंबर नहीं मिलता है। अब आ जाएगा, मलेरिया नामक रोग का भाग होता है नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, एक कोष की प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया नामक रोग का भाग सही उत्तर है मेरा बी, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो 49 है, यह है मेरा प्रश्न 49। ठीक, और इसका उत्तर सही है मेरा बी। तो बी को काला करूंगा मैं, मुझे ए को काला नहीं करना है, सी को काला नहीं करना है, मुझे केवल इसी को काला करना है। ठीक, ये देखिए हो गया इस प्रकार। अब अगला है, मनुष्यों में संक्रमण हो सकता है वायु के द्वारा, दूषित जल से, मिट्टी से, या अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो वायु से भी संक्रमण हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। अगर गंदा पानी पी लिया तो भी वो बीमार पड़ जाएगा। मिट्टी में खेलेगा, या मिट्टी में ज्यादातर गंदे हाथ रहेंगे, उसके साफ नहीं करेगा तो भी वो क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा, बीमार होगा। अर्थात मेरे पास 50 का डी। तो ये है मेरे पास देखिए प्रश्न 50 और A B C D, ये है मेरे पास डी, तो मैं डी को कर दूंगा काला। ठीक, ऐसे करके ऐसे हो गया। ठीक है, अगला है, एड्स को व्यक्त किया जा सकता है, एड्स को व्यक्त किया जा सकता है AIDS, रेड क्रॉस से, रेड रिबन से, रेड लाइट से, सभी से। तो एड्स एक रोग है, उसे रेड क्रॉस का मतलब होता है ऐसा ऐसे लाल। पहले डॉक्टरों को इसी प्रकार से चलता था रेड क्रॉस, लेकिन यहां पर बात करें एड्स की तो इसे रेड रिबन से ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है रेड रिबन। ठीक है, तो इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं? रेड रिबन से। ठीक, तो हमारा सही है 51 का बी। 51 और 51, ये हमारे पास प्रश्न 51 और हमने इसमें जुड़ लिया बी, तो हम इसे करेंगे काला। हमें कोई निशान नहीं लगाना है, कोई टिक नहीं लगाना है, आधा गोला काला करना नहीं है, हमें पूरा गोला काला करना है। तो हम इसे ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक, ऐसे करके हम इसे कर सकते हैं काला।
ये हो गया मेरे पास 51, 50 प्रश्न हो गए शायद, मुझे लगता है स्लाइड में कुछ बचा है कि नहीं? अभी और बचे 3 प्रश्न। अब देखिए कोशिका, अबे कहाँ चल गया, कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था पाश्चर के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, गोल्जी के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये है मेरे पास प्रश्न 52, ये है 52 और इस 52 का उत्तर सही है मेरे पास डी। तो ये है उत्तर मेरा डी, तो मैं इसे करूंगा काला। इधर देखते आओ, बात मत करो, शांत हो जाओ बच्चे। अगला देखिए, कोशिका की खोज हुई थी 1620 में, 1658 में, 1665 में, 1677 में। तो कोशिका की खोज हुई थी 1653 है। प्रश्न आ गया मेरा 53 ये, और इसका उत्तर सही है सी। तो ए बी सी, इसे करूंगा मैं काला। ये हो गया मेरा काला। अगला है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका होती है। ये प्रश्न है 54 और सबसे, अब मैं प्रश्न है उत्तर को देखूंगा। अमीबा है, पैरामीशियम है, माइकोप्लाज्मा है, ईस्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो इनमें से सबसे छोटी इसकी है। तो ये है मेरे पास प्रश्न 54 और 54 का आंसर है मेरे पास सी। सी सही है। तो अपने देख बार के ही उसी गोले को हमें काला करना है, अन्य किसी गोले को हमने काला कर दिया। हमने यहाँ पर सी सही है और गलती से बी काला करने लगे, ठीक, फिर हमने इसे काट के सी करने लगे, तो मुझे अब नंबर का उसका कोई नहीं मिलेगा, नंबर ही नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन का। तो मुझे अपना सोच समझ के इसमें देखना, ए बी सी उसी को करना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने पढ़ा, पहले तसल्ली से प्रश्न पढ़े, फिर हमने चारों ए बी सी जो उसमें उत्तर के विकल्प दे रखे, सभी विकल्पों को मैंने गौर से देखा, जौन सा मेरा सही था मैंने उसे काला किया। गलती से मैंने इसे काला कर दूंगा, तब फिर मेरे दिमाग में अरे तो मैं गलत काला कर गया जल्दी जल्दी में, फिर उसे ऐसे काटेंगे, फिर असली वाले को करेंगे, तो हमारे नंबर सब चले जाएंगे। यहाँ पर आज 1 घंटे से लंबी मेरी क्लास हो गई है। इस 1 घंटे से लंबी क्लास में मैंने तुम्हें भरना बता दिया है। इसके बाद अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कई दिनों से दिखाता भरने के लिए बताए, हर शनिवार को प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब रोज रोज नहीं होगी। अब तुम्हें कल मैं प्रश्न दूंगा यहाँ पर सभी बच्चों से 10-10, 15-15, फिर तुम्हारी उस कॉपी को मैं चेक करूंगा, फिर देखूंगा कौन गोला सही भर रहा है, कौन गोला गलत भर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस करना सीखा, और ज़्यादातर जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो सारे बच्चे कम से कम प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत तो करना सीख ही गए होंगे। इसके बाद ऐसा ना हो कि उन्हें फिर जा कर के क्या हो, कॉपी दे दें, कॉपी में जाके वो गलती करते रहें। तो गलती करने का खामियाजा तुम अपने ऊपर रखना, क्योंकि यहाँ अध्यापक ने अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझा दिया है।
अब जो बच्चे आज नहीं आए उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और जो बच्चे 8 दिन से आ नहीं रहे उसका भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और जो बच्चे 2-2 महीने से नहीं आ रहे उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। काम है मेरा, काम जो था समझाने का वो मैंने अच्छी तरह से बड़े ढंग से तो मैं इस डिजिटल बोर्ड पर एक पीपीटी के माध्यम से मैंने समझा दिया।